नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान हो चुका है और आसिम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। आसिम मुनीर बाजवा की जगह लेंगे और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की दौड़ में शामिल जनरल्स में सबसे वरिष्ठ थे। दिलचस्प ये है कि उनका लेफ्टिनेंट जनरल का कार्यकाल जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन अब वो अगले आर्मी चीफ होंगे। जनरल आसिम पहले DGISI के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से आते हैं। तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान हो चुका है। आसिम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। पाकिस्तान की सेना की कमान अब आसिम मुनीर के हाथ होगी। जनरल बाजवा की जगह लेंगे आसिम मुनीर। पाकिस्तान के हालात कैसे सुधरेंगे या इससे बिगड़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सरकार और सत्ता की कमान भी सेना के हाथ में होती है। पाकिस्तान के बारे में ये बात बहुत प्रचलित है और पाकिस्तान की सरकार बड़ी फूंक फूंक कर ये कदम रखती हुई नजर आई थी। आर्मी चीफ के सिलेक्शन को लेकर काफी सोच समझकर फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान हो चुका है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे जो बाजवा की जगह संभालेंगे और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं और अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की दौड़ में शामिल तमाम जनरल्स में सबसे वरिष्ठ थे। दिलचस्प यह है कि उनका लेफ्टिनेंट जनरल का कार्यकाल जो है वो जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही यानी 27 तारीख को 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो अब जनरल बाजवा की जगह लेंगे आसिम मुनीर और सेना की कमान अब इनके हाथ में होगी। और अब रुक करेंगे वॉर 24 का। रूसी टैंक पर यूक्रेन का अटैक जारी। रशियन TATBV पर हमला। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड का हमला। कीव पर अटैक का बदला। लुहांस्क में रूसी फौज पर हमला कर लिया गया। यूक्रेन का दावा है लुहांस्क में रशियन आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस तैयार कर रहा है घातक मिसाइल लॉन्चर। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर बना रहा है रूस। वॉर जोन में यूक्रेनी प्लेन का एक्शन हुआ। ठिकानों पर हमला हुआ और 9 महीने बाद युद्ध काफी विध्वंसक। रूसी हमले के बीच यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रशियन एरियल स्ट्राइक को किया नाकाम। युद्ध में रूस को काफी हुआ नुकसान। यूक्रेनी सेना जमीन से आसमान तक रूस पर कर रही है काउंटर अटैक। बर्फबारी के बीच भी एक्शन में दिख रहा है यूक्रेनी फौजी। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। 6 वॉरशिप ब्लैक सी में तैनात। रूस की सेना ने विल्यांस्क और जपोरिजिया में किया हमला, जिसमें मैटरनिटी वार्ड को नुकसान पहुंचा। नवजात बच्चे की हुई मौत। जंग के बीच कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO समिट में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, जहां आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के साथ दिखे। रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूरोपीय संसद ने भी दिखाया सख्त रुख। आतंकवाद का प्रायोजक देश रूस को घोषित किया गया। बेलारूस में रूसी सैनिकों को दी जा रही है कड़ी ट्रेनिंग। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का हो रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन के Su-25 एयरक्राफ्ट की तस्वीरें सामने आई। ऑपरेशन के बाद बेस पर लौटते दिखे विमान। यूक्रेनी सैनिकों के हमले की तस्वीरें भी सामने आई। रूस के बख्तरबंद वाहनों को बनाया गया निशाना। ठंड के मौसम में बढ़ सकती है रूसी सैनिकों की मुश्किल। यूक्रेन के सैनिकों ने बर्फीले इलाके में भी जाने का जज्बा दिखाया। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस बॉर्डर पर लहराया राष्ट्रीय ध्वज। खार्किव इलाके में फहराया गया झंडा। रूस के पास ईरानी ड्रोन का स्टॉक होने वाला है खत्म। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव को हर हाल में बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने कसी कमर। चारों ओर डिफेंसिव लाइन बनाने का काम जारी। दोनेत्स्क में AFU ने रूसी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। सैन्य अड्डे तबाह किए। फौज को भी नुकसान। जल्द हो सकती है जेलेंस्की की छुट्टी। कुर्सी पर मंडराया खतरा। राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं जेलेंस्की। उनके फैसलों से अमेरिका और पश्चिमी देश नाखुश।
जेलेंस्की की जगह दूसरे नामों पर विचार, वॉलरी ज़ेलेंस्की का नाम सबसे आगे। ठंड और बर्फबारी के बीच यूक्रेनी टैंक ने किया जोरदार धमाका, बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ते नजर आए। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग जारी, दोनों पक्षों की ओर से लगातार हो रहे हैं हमले। यूक्रेन ने क्रीमिया शहर पर एक साथ कई ड्रोन हमले किए। यूक्रेन की ओर से किए गए ड्रोन हमलों में ब्लैक सी के रास्ते से वोस्तोपोल के पावर प्लांट को उड़ाने की कोशिश की गई। यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले के जवाब में रूसी एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन मार गिराए। जवाबी कार्रवाई को देखते हुए यूक्रेन के 3 ड्रोन ब्लैक सी से होकर वापस लौटे। और जैकलिन फर्नांडिस की बात, बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, जहां इस मामले में सुनवाई टली है और पटियाला हाउस कोर्ट में टली है सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई टली, 12 दिसंबर तक ये सुनवाई टली है। आज जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई थी। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं इस मामले में सह आरोपी बनाई गई जैकलिन फर्नांडिस को अदालत ने सशर्त जमानत दी है। तो जैकलिन फिलहाल जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई 12 दिसंबर तक टली है और इस पूरे मामले में आज जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई थी। मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो बंद है, इस मामले में सह आरोपी उसके साथ बनाई गई है जैकलिन फर्नांडिस, जिनको अदालत ने फिलहाल सशर्त जमानत दी। और ऐसे में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुनवाई, नियुक्ति की फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सवाल। 15 मई से पद खाली पड़ा था, 24 घंटे में नाम पर मंजूरी की प्रक्रिया आखिर कैसे पूरी हुई? 15 मई से 18 नवंबर के बीच क्या हुआ? 4 नामों में से सबसे जूनियर को कैसे चुन लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों पर अटॉर्नी जनरल का जवाब, आयु की जगह बैच के आधार पर वरिष्ठता देखी गई। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 नवंबर को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर की गई उनकी नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे और शीर्ष अदालत में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिया गया था। इस दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि हाल ही में गोयल को वीआरएस दिलाया गया और फिर उनकी नियुक्ति की गई है, कहीं इस नियुक्ति में कोई चालाकी या झोल तो नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि फर्ज किया जाए कि अगर पीएम के खिलाफ कुछ आरोप हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को उन पर एक्शन लेना है और अगर वो कमजोर होंगे तो वो एक्शन नहीं ले सकेंगे, ऐसे में क्या यह सिस्टम को ध्वस्त करने वाला नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है, प्रकाश के वेग की रफ्तार में नियुक्ति की फाइल चली और एक ही दिन में अरुण गोयल की नियुक्ति कर दी गई। तो नियुक्ति संबंधित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगे हैं। कमजोर आयुक्त एक्शन नहीं ले सकते, तो कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया, कहीं कोई ऐसी चाल तो नहीं चली गई? इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। उधर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली है। सेना पर किए गए विवादित ट्वीट पर उन्होंने माफी मांगी है। सेना के अपमान का इरादा नहीं था, उन्होंने कहा। ट्रोल होने के बाद उन्होंने ये माफी मांगी। इससे पहले गलवान से हाय करके उन्होंने ट्वीट लिखा था और इसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में आ गई। भाजपा की तरफ से भी सवाल उठाए जाने लगे और इसी के साथ शिवसेना ने भी कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन फिलहाल अपनी ट्वीट पर
माफी मांग ली गई है अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की तरफ से। उनका कहना है कि सेना के अपमान का उनका कोई इरादा नहीं था। और श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा अपडेट, जहां आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। आपको बता दें, प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले कई अटकलें आई, कल बुखार का कारण आया, उसके बाद कोरोना टेस्ट की बात हुई, लेकिन फिलहाल जो अपडेट इस पूरे मामले में है वो ये कि पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक के बाद एक सवाल दागे जाएंगे, दिल की धड़कनें और तमाम चीजें, शरीर के हाव भाव क्या कहेंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कौन से सवाल सही दिए जा रहे हैं जवाब के रूप में। और अगर कोई सवाल ऐसे बचते हैं तो फिर नार्को टेस्ट का सहारा लिया जाएगा। उसमें वो सवाल रखे जाएंगे जिनका सही जवाब यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी? पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रोसेस शुरू हो चुका है? जी, मैं आपको बता दूं, पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। आरोपी आफ्ताब को उसके कमरे में, कमरा नंबर 28 में, जो हम लगातार कल से ही दिखा रहे हैं, कमरा नंबर 28 में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके साथ धीरे धीरे अब सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, जिसके साथ ही कुछ मिनटों में पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, पॉलीग्राफी टेस्ट का आरोपी को होश में रख के पूछे जाते हैं तमाम। पहले शुरुआत करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन से, जिसके बाद उसके डाटा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और धीरे धीरे शब्दों की बौछार होती जाएगी और लगातार क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन हार्ड पूछे जाएंगे, और जिसमें डॉक्टर्स को लगेगा कि वो अपने सेंसर्स कुछ और इशारा कर रहे हैं या कोई भी संशय होगी, उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसको ही बाद में नार्को टेस्ट में पूछा जाएगा, जिससे धीरे धीरे तफ्तीश साफ होती जाएगी और धीरे धीरे इस मामले को एक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस मामले में आपको बता दूं, अभी तक कई ऐसे लूप होल है जिसके बाद पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जैसे कि श्रद्धा का फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है, वेपन में बरामद नहीं हुआ है, और कल ऐसी कई चीजें हैं जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके बाद पुलिस को उम्मीद है कि अब इन पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद की उन दोनों चीजों की बरामदगी की जाएगी और धीरे धीरे इनको कोर्ट में रखा जाएगा। और दरअसल आपको एक चीज और बता दूं, कल ही इसकी आखिरी पुलिस रिमांड है, तो पुलिस को कल ही इसको पेश करना है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट आज ही पूरा मुकम्मल किया जाएगा और कल इसको कोर्ट में पेश करने के बाद इसको आगे की रिमांड मांगी जाएगी। जी आनंद, इस पूरे केस में एक नोटबुक का भी बार बार जिक्र आ रहा है। लौटूंगे आपके पास सवाल के साथ, लेकिन 60 सवाल आज पूछे जाएंगे। 3 सेशंस में ये सवाल किए जाएंगे और सेशन में 20-20 सवाल हो सकते हैं। 20 सवाल पूछे जाएंगे एक सेशन में। मंगलवार को भी इसी तरह 30 सवाल आफ्ताब से किए गए थे। इस पूरे मामले में अब 60 सवालों का ये पूरा पर्चा आफ्ताब के सामने होगा, लेकिन इस टेस्ट को पास कर पाएगा या फेल होगा आफ्ताब? क्या फिर नार्को टेस्ट की परीक्षा भी देनी होगी? ये अब देखना होगा। 20-20 सवाल हर सेशन में पूछे जाएंगे और 3 चरणों में ये सवाल जवाब किए जाएंगे। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सवाल लंबे होंगे, फहरिस्त लंबी है, क्या उस नोटबुक के बारे में भी सवाल किए जाएंगे जिसमें नक्शा भी है और तमाम जानकारियां भी हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले शुरुआत नॉर्मल क्वेश्चन से होगी, जिसमें उसका नाम पूछा जाएगा, कहाँ रहता था और कहाँ पता पड़ता था। तमाम नॉर्मल चीजें शुरू होने के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे और तमाम कुछ चीजें पूछी जाएंगी। इसमें उस नक्शे के बारे में पूछा जाएगा कि ये नक्शा क्यों बनाया गया था और नक्शे का क्या मतलब है। क्या आपने इसमें ये भी पूछा जाएगा कि आफ्ताब ने इन नक्शों में ये दर्शाया हुआ है कि कहाँ कहाँ श्रद्धा के टुकड़े फेंके गए हैं। तो आप समझ सकते हैं तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन जिन क्वेश्चन का जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिला है, वो तमाम क्वेश्चन इस वक्त पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछे जाएंगे और होश में उस डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि बाद में नार्को टेस्ट में भी जिस क्वेश्चन में लगता है पुलिस को या जिस मस्तिष्क को लगता है कि फंस रहा है, उस क्वेश्चन को भी नार्को टेस्ट में धीरे धीरे पूछा जाएगा और हो सकता है अब इसके बाद पुलिस को एक क्लियर जांच का दायरा मिल सके और लगातार इस जांच में तेजी आ सके। जी, तो 60 सवाल होंगे जो अलग अलग सेशंस में दागे जाएंगे और लगातार इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं कि किस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है और आफ्ताब जो अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार है, अपने जुर्म कबूल चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आना बाकी है। फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो अवशेष हो, चाहे वो सर की बात कर लें, लगातार इस पूरे मामले में अभी कई चीजें ऐसी हैं जिनका सामने आना बाकी भी है और बेहद जरूरी भी। फोन कॉल्स का भी बार बार जिक्र हो रहा है, जो फर्जी फोन कॉल्स जो आफ्ताब ने श्रद्धा के रूप में अटेंड किए, ताकि लोगों को ये यकीन रहे कि श्रद्धा अभी जिंदा है, लेकिन इसके पीछे काफी नॉर्मल उसका बिहेवियर रहा। आनंद, लोग भी बताते हैं, आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि अगर इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया और इतने दिन तक उसकी लाश को टुकड़ों के रूप में घर पे रखा, लेकिन फिर भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। जब हमने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उसका नेचर, उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था और किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि आरोपी आफ्ताब ने इतनी बड़ी वारदात कर दी है।
अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा का मर्डर कर चुका है और उसके पैसे टुकड़े करके महरौली के जंगल से लेकर तमाम गुड़गांव के जंगल तक फेंक चुका है। आपको बता दूं, हमने जब इसके साथ साथ उसके ऑफिस में भी गए, ऑफिस से कोलीग से भी पूछा तो सब लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी वारदात करने के बाद भी आफ्ताब इतना नॉर्मल कैसे रह रहा था। हमने लगातार उसके आसपास के सभी विक्टिम से बात की। हमने ऑफिस के बाहर एक मैगी पॉइंट से बात की जहां मैगी लगातार आफ्ताब खाता था। उसने कहा तो भाई, उसने हमसे साफ बताया कि हम भी हैरान थे कि इतनी बड़ी वारदात के बाद एक आदमी इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। जानकारी आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब सीधे झांसी लिए चलते हैं जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ शुरू। रोहिणी के एफएसएल लैब में हो रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट। कल बुखार की वजह से नहीं हो सका था। आफ्ताब से होंगे 60 सवाल, 3 चरणों में किए जाएंगे। ये सवाल हर सेशन में हो सकते हैं। 20-20 सवाल। मंगलवार को भी पूछे गए थे 30 सवाल। श्रद्धा हत्याकांड में हैरत अंगेज खुलासा हुआ। घर से मिली है नोटबुक और नक्शा। लाश के टुकड़ों का हिसाब रख रहा था आफ्ताब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को संदिग्ध पैकेट मिला। विजयपुरा में ड्रोन से गिराया गया ये पैकेट। 2 पिस्तौल, 4 लोडेड मैगजीन, आईडी, घड़ी और बैटरी बरामद की गई। सांबा में सुरक्षा बलों को 5 जगहों पर मिले संदिग्ध पैकेट में जांच जारी है और सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी। आंध्र प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किया गया। बारूदी सुरंग बनाने का सामान भी बरामद। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी पालनपुर में जनसभा को किया संबोधित। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री ने कहा, गुजरात में पर्यटन उद्योग तेजी से फल फूल रहा है और इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं तेज। और चलिए अब झांसी लिए चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को इससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुर्गम था। आज दूरी घट चुकी है, आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए तरसता था। ऐसा नहीं कि यहां जल की मात्रा कम रही हो, यहां पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में था। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया, और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। भाइयों बहनों, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब व्यक्ति को जीने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के
उस लक्ष्य को और आसान बना देना। जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उसमें प्रदूषित जल भी एक कारण है। और भाइयों बहनों, दवा का खर्चा बचेगा, घर में जल की उपलब्धता होगी, बहन और बेटियों को जल लेने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड की बड़ी समस्या का समाधान उससे हुआ। डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में बन रहे हैं। भारत डायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी हुई है और उससे भी आगे बढ़ करके बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। ये जो माफिया यहां पर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़प लेते थे, सत्ता की धमक दिखा करके प्रशासन को दरकिनार करके राह चलते हुए लोगों का जीना हराम करते थे, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। आज आप देख रहे होंगे ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। एक भी माफिया